तो अभी हमने देख लिया था, प्रस्तावना देखेंगे आज हम, ठीक है। लेकिन उससे पहले वही वाली बात है, रिवाइज मैं वैसे भी करवाता और वीडियो में है तब भी करेंगे हम लोग, कि हमने पीछे देखा था। प्रस्तावना बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे पीछे हमने देखे संविधान के भाग पढ़े थे अभी। संविधान के भाग में जो इम्पोर्टेंट है अब देखना नहीं, ठीक है। अब तो जितना देख लिया अब देख लिया, अब बिना देखे बताओ। भाग 12 में क्या होगा, भाग 15 में क्या होगा, भाग 17 में क्या होगा, भाग 18 में क्या होगा, भाग 20 में क्या होगा। इसमें भाषा राजभाषा कुछ लिख तो ठीक, ये हो गया भाग में। भाग 12 में वित्त संपत्ति वाला ये टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। और भाग 15 में चुनाव, ये ध्यान रखो। और 18 में आपात इमरजेंसी, और 20 में संविधान संशोधन। ऐसे 3 भाग में क्या होगा। भाग 3 में क्या हो जाएगा, भाग 3 में एफआर मौलिक अधिकार, 4 में क्या होंगे डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4A में क्या हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज एफडी। और 5 में संघ हो जाएगा, 6 में राज्य हो जाएगा, 7 में कट गया जो राज्य का भाग बी पार्ट है वो काट दिया गया था, ठीक है, वेरी गुड। 8वें भाग में हो जाएगा क्या संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। 8वें भाग में हो गया। 9वें भाग में क्या हो गया पंचायत, ठीक है, याद होना चाहिए। 9A में क्या हो जाएगा भाग 9 में नगर पालिकाएँ। 10 में क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, 9B आएगा इसके बाद। 9B में क्या आ जाएगा सहकारी समिति, ठीक है। 10 में क्या हो जाएगा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, ठीक, कौन कौन से ऐसे करें। 11 में क्या हो जाएगा 11 वही है क्या, वही है संघ राज्य संबंध, हाँ ठीक है। और 12 में फिर से यही वित्त उपबंध। 13 में क्या हो जाएगा बीच में, 13 में क्या हो जाएगा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। 14 में क्या हो जाएगा राज्य और संघ, मतलब संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, सेवा आ जाएंगी 14 में। 14A में क्या हो जाएगा उससे संबंधित अधिकरण, ठीक। 15 में क्या हो जाएगा फिर से चुनाव। 16 में क्या हो जाएगा 16 में लिखा है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक, वो जो वर्ग होंगे हम उसमें 16 भाग में आगे पढ़ेंगे। 17 में फिर से राजभाषा। 18 में पढ़ लिया आपात। 19 में क्या लिखा है विविध या प्रकीर्ण, ठीक, ये 19 में लिखा होगा। 20 में क्या लिखा है संविधान संशोधन। 21 में क्या हो जाएगा अस्थायी संक्रमणकालीन, ऐसे लिखा है उसमें, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध ऐसे कर लिखा है। और 22 में क्या लिखा होगा, 22 में लिखा होगा संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ, ऐसे कर लिखा है सब कुछ। तो वो ऐसे उसके आर्टिकल, लास्ट वाले का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है 393 से लेके 395, ये ध्यान रखना, ठीक। यानी कि आर्टिकल सबको पूछे कोई आर्टिकल अंत तक कहाँ, तो ये मतलब ना आर्टिकल टोटल कितने हैं ये मतलब ना, आर्टिकल टोटल है 395, ऐसे नहीं, आर्टिकल बहुत हैं क्योंकि वो 240 OB सब जुड़े ना, OPCD, तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लगभग 450 के आसपास हैं, उससे भी थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता कितने ना। हालांकि गिनने बैठेंगे तब तक कोई नियम पास होता है तो कुछ चेंज हो जाता है हल्का सा आर्टिकल वगैरह में, तो आर्टिकल में चेंज ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन भाग हमें ध्यान रखना, टोटल भाग कितने हैं, टोटल कुल भाग कितने, कुल भाग कितने संविधान में 24, 25, 26 कितने हैं 25, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब 22 तक तो टोटल लिखे ही है नाम, ठीक है, 4 हमने ऐड करे, ठीक, तो हो गया 26। एक हमने घटाया भी था कौन सा 7वां भाग, तो ये हो गया टोटल 25 आंसर मिला हमें, तो भाग 25 है, ध्यान रखना, ठीक, कुल भाग 25 है। ये बात हमें मोटा मोटा रिवाइज हो कि बिल्कुल ध्यान रखना। अगली वाली क्लास में अगली वाली क्लास में हम बहुत अच्छे से एक बार फिर से देखेंगे भाग 1 में क्या है। और अच्छा 1 में क्या है भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र ऐसे, और 2 में क्या लिखा है नागरिकता। 3 में क्या लिखा है फिर से मौलिक अधिकार आ जाएंगे। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है मौलिक अधिकार के 12 से लेके 35 तक है, ध्यान रखना है। और उसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है 36 से 51 तक, ये ध्यान रखना है। फिर भाग 4A आएगा मौलिक कर्तव्य, उस मौलिक कर्तव्य के आर्टिकल कहाँ है क्या है 51A, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर भाग 5 आएगा संघ, संघ के कहाँ से कहाँ तक है 52 से 151 तक, ठीक है। फिर 151 तक हो गया, 152 से लेके 237 तक। 238 वाला क्या हो गया कट गया। फिर 239 से लेके 242 तक किसके हैं ये यूटी के, यूटी के,
ठीक है, और 239 से लेके 242 तक हो गए, फिर 243 से लेके 243 ओ, ठीक ठीक है, फिर 243 ओ से लेके मतलब पी आ जाएगा, सॉरी 243 पी से लेके 243 जेड जी, है ना, उसमें देख देख के भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, फिर जेड याद हो जाएगा ना। 243 एक बार फिर से रिवाइज भी यहाँ से करते लोग लिखते चलो, आर्टिकल आर्टिकल लिखो खाली, यहाँ देखो 1 से 4 तक है पहले में, फिर 5 से 11 तक है, 12 से 35 तक है, ठीक है, 36 से 51 तक है, 51 ए है, फिर 51 ए के बाद में 52 से लेके 151 तक है, ये भाग 1 है, ये भाग 2 है, ये भाग 3 है, ये भाग 4 है, ये भाग 4 ए है, ये भाग 5 है, ठीक, और भाग 6 आएगा 152 से लेके 237 तक है, फिर ये भाग 6 में है, फिर भाग 7 क्या हो गया, क्रॉस हो गया, उसका 238 आर्टिकल काट दो, ये आर्टिकल कट गया, ठीक है, यानी कि कट गया। अब आगे भाग 7 के बाद 8वें भाग में आ जाएंगे, तो 8वें भाग में 239 से लेके 242 तक है, फिर 242 से लेके 243 ओ तक है, 243 243 ओ 243 सॉरी 243 से लेके 243 ओ तक है, ठीक, और फिर 243 ओ के बाद पी आ जाएगा ना, पी से लेके जेड जी, जी जेड नहीं जेड जी, और 243 जेड एच से लेके जेड टी तक, ठीक है, जेड टी, जेड कहीं 2 की तरह ना बन जाए, ध्यान रखना, जेड जेड की तरह लगे जब 2 लिख रहे हैं ना, तो इसलिए। और फिर इसके बाद 243 के बाद 244 आएगा या 243 ही आएगा, 244 ए, ठीक है। अब ये भाग कौन सा आ गया, भाग 10 हो गया, ये भाग 10 हो गया क्या, ठीक है, ये भाग 11 है, सही से देखो, ये भाग 10 है, ठीक है। अब भाग, अब स्मॉल नहीं कैपिटल ए बनाना, नीचे अगर स्मॉल ए लगाया हो उस टाइम अगर बन गया होगा पिछली वाली क्लास में, तो मैंने कैपिटल ए लिखना है यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल ए, जहाँ स्मॉल होगा मैं वहाँ बता दूंगा। 244 हो गया, फिर 244 के बाद 245 लिखेंगे, कहाँ तक आएगा 245 से लेके, ये संबंध की बात कर रहे हैं, ठीक है, संघराज्य संबंध की, 263, फिर 263 से कहाँ 264 से आ जाएगा, कहाँ तक 300 तक, ठीक, वेरी गुड, 301 कैपिटल है, ये संपत्ति का अधिकार का आर्टिकल है। फिर 301 हो गया, फिर 301 से लेके 307 या 6 या कितने, 7, ठीक, चलो ध्यान रख लियो, याद तो है, चलो 308 से लेके अब आ जाएंगे कहाँ तक, 323 तक, फिर 324 से लेके या 323 ए, 323 भी लिखा है, ठीक है, 323 ए और 323 बी भी लिखा है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद लिखेंगे हम क्या, 324 है ना, और 324 से लेके 329 ए तक, ये क्या है, किसकी बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है, ठीक, ध्यान रखना। फिर 330 से लेके 342 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 343 से लेके 351 तक, ये बात हो गई भाषा की, ठीक है। और फिर 352 से लेके 360 तक, ये आपात उपबंध की बात हो गई है। और फिर 361 से लेकर विविध प्रकीर्ण की बात आ रही, 367 तक, फिर 368 इंपॉर्टेंट आर्टिकल संविधान संशोधन का हो गया, फिर 369 से लेके 392 तक, और फिर 393 से लेके 395 तक, ये 95 97 ठीक, ध्यान रखना, वेरी गुड। तो ये आर्टिकल्स मतलब हो गए, 1 से लेकर शुरू हो गया 395 तक, बीच में जितने हैं वो ध्यान रखना। ऐसे बार बार ध्यान रख लेना कि हमें पता है कि 12 से 35 तक, 35 का 36 से क्या बनोगे, यहाँ पे कई बार कन्फ्यूज हो जाएगा कि 244 ए, 245 से लेकर 263 तक है, यहाँ पे भूल जाते हैं कि 63 आएगा क्या आएगा, फिर 63 से 64 ये ध्यान रहता है कि 300 ए आर्टिकल ध्यान रहता है, 107 तक ध्यान रहेगा, 8 से 23 तक ध्यान है, मतलब ये ध्यान रखना, ये ध्यान हो जाएगा। तो 1 2 भाग की बात करें, भाग 1 2 3 4 4 ए 5 6 7 ये लिख लिया करो, काट दिया करो, जब कहीं लिखने की बात हो, कहीं किसी एग्जाम में भी लिख लिया पड़ जाएगा यहाँ से, तो रफ करके काट दी ताकि ध्यान रहे, वरना नहीं लिखा होगा तो जल्दी करते आएंगे 1 2 3 4, ये तो ध्यान रहेगा 4 है, 5 6 7 कर देंगे, इसे 7 कर देंगे, 7 8 ऐसे करते फिर गलती हो जाएगी, बात समझ आ रही है। इसलिए लिख के काट दोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा 1 2 3 4 4 ए 5 6 7 8 9 9 ए 9 बी 10 11 12 13 14 15 16 17, गलत हो गया क्या, 16 17 नहीं, गलत हो गया, 1 2 3 4 4 ए पे ये हो गया, 5 6 ये हो गया, 7 8 9 9 ए 9 बी, ये 10 11 12 13 14 15, अब ठीक है 15 नहीं 14 ए, ठीक है, हम लोग सीधे बढ़ जा रहे थे ना, अब 13 14 15 कर 14 ए
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक, अब हेडिंग डाल लो प्रस्तावना। प्रस्तावना हम आगे देखा, प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना अगर हेडिंग डालेंगे तो प्रस्तावना लिख भी लेंगे हम लोग। ठीक है, देखो पहले हम लिख लेंगे हिंदी में, और जो जो शब्द हैं उनके इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिख लेंगे, ऊपर ही लिख लेंगे। और फिर अगर इंग्लिश में लिखने का मन हो तो फिर गूगल से देख लेना, वरना मैं बोल भी दूंगा इंग्लिश में भी एक बार, तो इंग्लिश में भी जैसा मर्जी था, लेकिन हिंदी के वर्ड आपको ध्यान भी रहने चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना लिखा, हेडिंग प्रस्तावना को इंग्लिश में लिखो, ब्रैकेट में प्रीएम्बल। प्रीएम्बल, देखो इसको प्रस्तावना तो बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, इसको एक दूसरे नाम से ही बोलते हैं, उद्देशिका। ठीक है, अगर ये लिखा आया तब भी ध्यान रखना ये बात है कि इसकी ज़्यादा प्रचलित टर्म क्या है, प्रस्तावना, लेकिन उद्देशिका भी लिखा आ सकता है। इसको बोलेंगे क्या, प्रीएम्बल। प्रस्तावना को बोलेंगे प्रीएम्बल इंग्लिश में। ठीक है, प्रीएम्बल लिखा। अब मैं बोल रहा हूँ, इसको लिखो, जहाँ लाइन चेंज करने की बात होगी वैसे वहाँ चेंज करवा देंगे, मतलब ऐसे कर लिखना। ये हेडिंग डाला है बीच में, अब यहाँ से लिखोगे हम भारत के लोग, जिसे याद है वो लिख ले, और नहीं याद है तो मैं बोल रहा हूँ हम भारत के लोग। ठीक है, भारत को एक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो जो वर्ड आते रहेंगे मैं लिख रहा हूँ, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व। अब तो ये वर्ड परेशान नहीं करता हूँ, प्रभुत्व जैसा, प्रभुत्व का मतलब कि हमारा खुद का, जिस पे क्षेत्र पे हमारा कब्जा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये हिस्ट्री में हमने देख लिया ना, इसलिए हिस्ट्री पहले पढ़ना जरूरी होती है। हालांकि हिस्ट्री की क्लासेस और हम लेते रहेंगे संग संग में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला वर्ड। ठीक है, ये लिखा, जैसे कैसे लिखा, ऐसे लिखा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, इसे अंडरलाइन करते चलना। आगे लिखो कॉमा लगा के, समाजवादी, समाजवादी। ठीक है, पहला वर्ड लिखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा लिखा क्या, समाजवादी। तीसरा लिखो पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। फिर तीसरा लिखो पंथ निरपेक्ष, लिख रहे हो। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, लोकतंत्रात्मक, तंत्रात्मक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कॉमा लगा लिखा है इनके बाद। ये 5 शब्द ध्यान रखना। ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब लिखो आगे, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तथा उसके समस्त नागरिकों, तथा उसके समस्त नागरिकों को, तथा उसके समस्त नागरिकों को। ठीक है, ये लिखा। अब इसके बाद देखो अगली लाइन से लिखो, तथा उसके अगली लाइन से लिखना है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होगा, देखो आप ऐसे लिखते हुए चले आ रहे हैं ना। आपने लिखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा, कॉमा लगाया, लिखा, फिर लिखा समाजवादी, फिर लिखा पंथ निरपेक्ष, फिर लिखा, मान लीजिए लाइन चेंज भी हो रही होगी, फिर लिखा आपने लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। उसके बाद आप चेंज कर दो पैराग्राफ, मतलब एक लाइन चेंज कर दो, यहाँ लिखो उसके समस्त नागरिकों को। ठीक है, आगे लिखो उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, हाँ अगली वाली लाइन से लिखना, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक कॉमा आर्थिक कॉमा राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक, मैं लिख दे रहा हूँ पर इसकी राजनीतिक, नैतिक लिखा हुआ उसमें वर्ड, लेकिन नीतिक वर्ड उचित है, राजनीतिक न्याय यानी कि जस्टिस, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। फिर अगली लाइन से लिखो, ठीक है, ये एक लाइन में आगे होगा। अगली लाइन में लिखो विचार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये देखो 5 लिखना शब्द, याद देखो थोड़ा छोटा कर हिसाब से लिखना, 5 शब्द लिखना। आपको विश्वास लिखना है, सॉरी विचार, फिर लिखा अभिव्यक्ति,
अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति फिर क्या लिखा, विश्वास, एक ही लाइन में लिखना है सब कुछ, अगर नेक्स्ट में बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। विश्वास, धर्म और उपासना, एक मैं अभी हट रहा हूँ बस, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। क्या लिखोगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है लिखा। फिर अगली लाइन से, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक। अब अगली लाइन से लिखो, सॉरी इसी में लिखना, समता लिखा, इसी वाले लिखो, प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए, ठीक। अब देखो शुरू से वहाँ से पहले फिर से यहाँ तक पढ़ते आते हो हम लोग, कुछ समझने की कोशिश करना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों के लिए, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, यानी न्याय कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का, और फिर कॉमा लगा के लिखेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ठीक। उसके बाद लिखो प्राप्त कराने के लिए लिखो, उसके बाद लिखो तथा, अगले लाइन से लिखो तथा उन सब में, तथा उन सब में, किन सब में, नागरिकों में, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा और, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक, राष्ट्र की एकता और अखंडता लिखा। अगली लाइन से लिखो सुनिश्चित कराने के लिए, अगली लाइन से सुनिश्चित कराने के लिए, ये अगली लाइन से मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना जिससे देखने में अच्छा लगेगा, जो हमें की जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ अगली लाइन से ऐसे क्यों बोल रहे हैं। आगे एक लाइन में लिख दो सब, कोई दिक्कत थोड़ी ना। सुनिश्चित कराने के लिए, सॉरी क्या बोला मैंने, रुको एक मिनट रुको, हमने पीछे से ऐसे बोला था कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता, बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर, ठीक लिखा। अगली लाइन से लिखो दृढ़ संकल्प होकर, अगली लाइन से लिखना अपनी इस संविधान सभा में आज, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, हिंदी में लिखना, नवंबर कैसे लिखेंगे, नवंबर, पहले ये वाला बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, 1949, यहाँ ब्रैकेट 26 नवंबर 1949, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, डेट तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है। हालांकि हमने पीछे हिस्ट्री वाली क्लास में देखा था, इसको क्या बोलेंगे हम, ईस्वी की जगह हम क्या बोलेंगे, अच्छा शब्द क्या है, सीई, कॉमन एरा, बोला था हमने सीई, वो हमने एक नंबर लाइन पे देखा, समय रेखा देखी थी, क्या समय लिखा है 0, इसके बाद को सबको सीई बोलेंगे यानी कॉमन एरा बोलेंगे, और इसके पहले को क्या बोलेंगे, BCE, बिफोर कॉमन एरा। और पहले क्या बोलते थे, पहले इसके बोलते थे AD बोलते थे, इसको
एनो डोमिनी बोलते थे, और इससे पहले वाले को क्या बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट BC बोलते थे। ये हमने देखा था कि बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, और इसको एनो पहले ऐसे बोलते थे, अब ऐसे बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी में इसको क्या लिखते थे, पहले हिंदी में लिखते थे ईसवी पूर्व, और इसको लिखते थे ईसवी। लेकिन अब हिंदी में अभी वही चल रहा है, जबकि यहाँ पे हिंदी में क्या लिखना है, CE लिखना चाहिए, CE ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना 1949 ईस्वी का मतलब वही है, ठीक, लेकिन उतना उचित बचा नहीं अभी है। तो 1949 ईस्वी, अगर मैं CE बोलता आपको कन्फ्यूज है, CE क्या है ना, ईस्वी समझ में आ रही है। तो 1949 ईस्वी, ब्रैकेट में लिखो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। कैसे लिखोगे, मिति मार्गशीर्ष, ठीक, शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी लिखा, शुक्ल सप्तमी कॉमा संवत 2006 विक्रमी, कॉमा संवत 2006 विक्रमी, कॉमा लगा विक्रमी, ठीक है। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर लिखा 26 सितंबर 1949 के अंदर ब्रैकेट लगाओगे तो लिखोगे मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, ब्रैकेट बंद। को एतत् द्वारा, को एतत् द्वारा कैसे लिखोगे, एतत् द्वारा, एतत् आदता बनेगा, पूरा बनेगा द्वारा, एतत् द्वारा, को एतत् द्वारा इस संविधान को एतत् द्वारा इस संविधान को 3 शब्द हैं, अंगीकृत कॉमा अधिनियमित, ये लिखते रहो, इस संविधान को अंगीकृत कॉमा अधिनियमित, नियमित, संविधान को अंगीकृत कॉमा अधिनियमित और आत्मर्पित, आत्मसमर्पित होता है ना, आत्मार्पित, आत्म अर्पित यानी कि आत्मार्पित, ऐसे लिखेंगे आत्मार्पित, आत्मार्पित को जोड़ देंगे तो आत्मार्पित हो जाएगा, आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित का मतलब समझे, आत्म अर्पित, अपने आप को अर्पित, आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित में एक डंडा और लगे ना माँ के आगे, आत्मा अर्पित, ठीक है, लिखा। ये जो डेट है बस इसको, डेट को इन्होंने वैसे चेंज कर दिया बस, के विक्रमी संवत द्वारा मति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मतलब हिंदी का महीना, और उस संवत कौन सा चल रहा था वो बता रहे हैं। अब देखो प्रस्तावना क्या होगी पूरी, ध्यान रखो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्राप्त कराने की, ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली, ठीक है, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, ठीक है। फिर उसके बाद के लिए, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता के लिए, क्या लिखा है उसके बाद, बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, बंधुता बढ़ाने के लिए। फिर अपनी इस संविधान सभा में आज, ये तो लिखा है, थोड़े दृढ़ संकल्प होकर लिखा होगा, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत कॉमा अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। अब देखो एक तो ये बात आ गई कि आपको क्या करना है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं यहीं पे इंग्लिश लिख दूँ, इसको बोलते हैं सोवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फिर इन सब की हिंदी लिख दूँ। फिर ध्यान रख, इनकी तो इंग्लिश लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रख लो, ये जो 5 शब्द लिखे हैं आपने, ठीक, चाहे तो इनको ऊपर लिख लो, फिर यह चाहे बराबर में तो नहीं लिखो, हमारे पास बोर्ड मिला है हमें जगह, तो सोवरेन बोलेंगे इसको, सोवरेन, ये लिखो, इसको ऊपर लिखा सोवरेन, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की इंग्लिश है सोवरेन, SOVEREIGN, SOVEREIGN, सोवरेन,
ठीक है। समाजवादी की क्या हो जाएगी? सोशलिस्ट। फिर पंथनिरपेक्ष क्या हो जाएगी? सेक्युलर। और लोकतंत्रात्मक की हो जाएगी डेमोक्रेटिक। और गणराज्य की रिपब्लिक। ठीक, ये 5 होगी। इंग्लिश भी ध्यान रख लेना, कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा अब अलग अलग आ जाए, हिंदी स्पेलिंग गलत हो जाए, हिंदी का ट्रांसलेशन गलत हो जाता है किसी किसी में, तो आप इंग्लिश के ध्यान रखना। सोवरेन। और इसका मैं एक फुल फॉर्म शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ कि SSSDR। ठीक है, SSSDR, 1S 2S 3SDR। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते हैं भैया कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा। अब सुनो, यहाँ देखो, अब देखो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में ये क्या होता है, संविधान की प्रस्तावना निम्न से कौन कौन से वर्ड लिखे, तो SSSDR ऐसे कर ध्यान रख लेना। लेकिन कई बार वो क्रम से ही पूछ लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द तो लिखे, लेकिन इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभु संपन्न है, ठीक है, क्रम भी ध्यान रखना। उसके बाद में समाजवादी है, फिर उसके बाद में पंथनिरपेक्ष है, उसके बाद लोकतंत्र, ये क्रम भी ध्यान रखना, ठीक है। और अब सुनो, ये पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार का न्याय दिया है संविधान में, तो कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक, समता यानी कि समानता वाली बात है, वो कितने प्रकार की बात, वो कितने? प्रतिष्ठा और अवसर की 2। ठीक है, बाकी फिर प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता की बात करेंगे, बंधुता बढ़ाने की बात करेंगे, बंधुता को बढ़ाएंगे, राष्ट्र की एकता अखंडता ये सब बढ़ाने के लिए फिर अपनी दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, को एतद द्वारा, सब बात होगी, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये बात समझ आएगी। अंगीकृत को इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिखो अडॉप्ट, अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, छोटा ऊपर लिख लो। और अधिनियमित को क्या करेंगे? इनेक्ट, ENACT, इनेक्ट। और आत्मर्पित को क्या लिखेंगे? टू गिव आवर सेल्फ, SELVES, ठीक है। यानी कि पहले तो संविधान को क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, पहले संविधान क्या करेंगे? इधर देखो, पहले संविधान क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, फिर उसको इनेक्ट करेंगे, अधिनियमित करेंगे, लागू करेंगे, और अपने आप को फिर वो अपने आप को दे भी देंगे कि हमने अपने आप को समर्पित कर लिया। ये प्रस्तावनाएं याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम इसके बारे में एक एक शब्द के बारे में धीरे धीरे अंदर समझेंगे कि संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, मतलब प्रस्तावना, संविधान की मूल चीज़ क्या है? प्रस्तावना। इसी से संविधान का सारा मतलब मूल आत्मा बोलते हैं इसको कि क्या है। हालांकि भीमराव अंबेडकर जी है, उन्होंने एक आर्टिकल बताया कि आर्टिकल 32, ठीक है, वो बोला कि संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को। लेकिन जो संविधान बिल्कुल मेन है, यानी कि संविधान के अंदर आपको क्या मिलेगा, संविधान के अंदर क्या मिलेगा, वो प्रस्तावना से ही आप पता कर लोगे कि संविधान कैसा है, संविधान की दिशा कैसी है। तो संविधान में किस प्रकार के न्याय होंगे, तो ये 3 बता दिए, तो अंदर इन्हीं न्याय के इर्द गिर्द की बात करी जाएगी। यानी कि जब संविधान में किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, तो उसको प्रस्तावना की तरफ देखा जाता है, और प्रस्तावना के इन्हीं शब्दों से एक अर्थ निकालने की कोशिश करी जाती है। तो जब बताया ना सुप्रीम कोर्ट ने, हम बताया था, सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे कि हम केस दर केस के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना की तरफ ही देखा जाता है, ऐसे देखा जाता है इसमें, और इसी में इनके अर्थ के अंदर अर्थ निकाले जाते हैं। जैसे साहित्य में होता है ना, कोई कविता, उसके अर्थ के अंदर मतलब लिखा कुछ है और अर्थ क्या क्या निकल रहा है, तो इन्हीं के बार बार इसी के अर्थ के अंदर के अर्थ के बार बार निकाल के कोई एक नया फिर एक मुद्दा जो होता है उसको हिसाब से उसका आदेश दिया जाता है, उसका डिसीजन लिया जाता है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न ऐसे करके आराम से याद होना चाहिए। मैं एक बार पूछूंगा भी, इसके बाद में हम इसके एक अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, संपूर्ण प्रभु संपन्न करेंगे कि संपूर्ण प्रभु संपन्न की बात हो रही है तो हमारा देश संपूर्ण प्रभु संपन्न है या नहीं है। संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब जैसे भी मोटा मोटा भी समझो कि प्रभु संपन्न का हमने समझा था कि प्रभुत्व है, कि भाई हमारा अगर कोई चीज़ है, हमारे पास एक मोबाइल है तो इसके प्रभुत्व है, इसके स्वामी हम हैं, हम इसको जैसे जैसे चलाएं। लेकिन क्या सही में इस पर हमारा ही कंट्रोल है?
जैसे देखें मोबाइल पे, तो मोबाइल पे जैसे हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, बल्कि मोबाइल हमें कंट्रोल करा हुआ है एक प्रकार से देखा जाए तो, है ना। वो हमारी बातें सुनता रहता है, हम कुछ भी किस बात करेंगे, कुछ कपड़े की बात करेंगे या किसी किताब की बात करेंगे, तो वो तुरंत ही सर्च में दिखा देगा कि आपको ये चाहिए क्या, ले लो। देखो फेसबुक चलाओगे, यूट्यूब चलाओगे, तो उसकी कहीं ना कहीं ऐड आ जाएगी, उसके माइक से वो सुनता रहता है। फिर आपको तरह तरह के वो ऐड अलग से देने के बाद में आपको उसमें उनकी एल्गोरिथम चलती रहती है ऐसे करके, तो वो हमें कंट्रोल कर रहा हुआ है। तो एक तरीके से हम बोलते हैं तो प्रभुत्व इसके स्वामी हम हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसी बात थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि भारत अपने आप, भारत देश को जो हम लोग बोलते हैं कि भारत देश संपूर्ण प्रभु संपन्न है, कि भारत अपने डिसीजन खुद लेगा, कोई भारत को अपने हक में कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार है तो भारत खुद लेगा। तो क्या सही में हम ले पा रहे हैं अपने हौसले से? तो अभी हम देखेंगे करंट के कुछ मुद्दे देखेंगे कि यूएसए कहता है कि रसिया से ऑयल मत खरीदो, या ईरान से ऑयल मत खरीदो, इराक से ऑयल मत करो, ऐसे बातें मत करो। तो ये हम यूएसए की नीति के आगे आके अपने आप को झुका लेते हैं या नहीं झुका लेते हैं, ऐसे करके देखेंगे कि बता रहे यूएसए ने कह दिया तो आपने मान लिया, ऐसे करके हो जाता है। तो क्या आपने हित ऐसा कुछ करना है? पहले हम देखेंगे 2010 से पहले भारत की स्थिति क्या थी, तो 1990 के साल से पहले भारत की स्थिति क्या थी, तब हम समझेंगे कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व कितना संपन्न था या कितना नहीं है। और फिर हमने बोलना क्या, हमें अपने पक्ष में ही बोलना है। हालांकि चाहे भले भारत में थोड़े संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थोड़ा खतरे में हल्का दिख रहा है कि हम भाई बहुत हद तक थोड़ा डिपेंडेंट है यूएसए पे, कि यूएसए की नीति क्या चल रही है हम उसके हिसाब से करना चाहते हैं लगभग। लेकिन हमें बोलना क्या है, नहीं हम फिर भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ऐसे करके बोलना है कि हम अपने देश के कोई भी फैसले हो सकते हैं वो अपने हिसाब से लेंगे, क्योंकि हमें किसी भी हालत में अपने देश के विरोध में कुछ नहीं बोलना है। तो हमें सबको इसको पक्ष में ही बोलना है, और आगे मोटिवेट देखते हुए कि पक्ष में हम हैं ही, कि हम अपने देश के बहुत अच्छे से फैसले लेंगे। और आजकल जो भारत की स्थिति है वो बहुत अच्छी है कि भारत अपने देश के हित में ही बहुत अपने फैसले बिना निडर होकर, किसी से बिना डरे निडर होकर फैसले ले सकता है। संपूर्ण पे समझ में आया? फिर क्या है समाजवादी जो हमने हिस्ट्री में देखा था, ठीक है, और हमने कार्ल मार्क्स के बारे में देखा था, कार्ल मार्क्स का समाजवाद क्या कहता है। तो कार्ल मार्क्स का समाजवाद क्या कहता है, उसके समाजवाद से थोड़ा सा हटके वो हम देखेंगे कैसे है। लेकिन समाजवाद का मतलब मोटा मोटा एक ही है कि भाई गरीब लोग में, हमने देखा कार्ल मार्क्स में पढ़ा था हल्का, कि एक शोषक वर्ग होता है, एक शोषित वर्ग होता है, ठीक, यानी एक के पास बहुत सारे पैसे हैं और एक है शोषित वर्ग है। तो शोषक वर्ग जो है वो शोषित वर्ग को हमेशा चूसता रहेगा, उसके खून वगैरह हमेशा चूसता रहेगा। तो क्या करना है, समाजवाद कहता है कि हम क्या करेंगे, क्रांति एक तरीके से लेके आएंगे, और जो शोषक वर्ग है जिसके पास बहुत सारे पैसे वगैरह हैं उससे छीन के इन लोगों को देंगे हम, ठीक है, हमने बात करी थी उसमें। तो ऐसे करके ये समाजवादी में ये, लेकिन वो हिंसा की बात करते हैं कि हिंसा से हम लड़के छीनेंगे पैसे सबसे और गरीबों को हम ऐसे देंगे। लेकिन हमारा भारत का संविधान हिंसा के त्यागता है कि हिंसा, हम देखेंगे समाजवाद जब पढ़ेंगे इसके रास्ते देखेंगे अलग अलग हैं, लेकिन पाना एक ही चाहते हैं। जैसे भगत सिंह भी समाजवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, तो और नेहरू जी भी सपोर्ट कर रहे हैं समाजवाद को, ठीक है। तो एक की नीति है कि बहुत आक्रामक तौर पे भगत सिंह के हिंसा से भी लेंगे कि हम हिंसा से लेके आएंगे, और नेहरू जी थोड़े उदारतावाद में लेके आ रहे हैं। लेकिन नेहरू जी का वो आइडिया है थोड़ा सा कि हम कहीं ना कहीं देखेंगे बड़े लोगों को छीन के छोटे अमीर जो लोग हैं जैसे अंबानी अडानी ऐसे, इनके हिसाब से जो बात चल रही है। तो कायदे में समाजवाद क्या कहता है, इनसे पैसा छीनो और फिर गरीबों में बराबर इक्वल बांट दो। ये हमने एक बात करी थी पीछे, हमने एक बार क्लास में देखा था, हिस्ट्री वाली क्लास में देखा था कि हमने देखा था कि मान लीजिए 100 रुपये हैं, ऐसे देखा था हमने, रुपये 100 हैं, ठीक, और 100 ही लोग हैं अगर मान लो, ये देखा था हमने। तो 100 लोग में देखा हमने, इसका अगर 1 रुपये इधर लिख दो, रुपये हालांकि पहले लिखते हैं रुपये का साइन, ₹1 और ₹99, ऐसे ही 1 लोग ये हो गया और 99 लोग हो गए। ये देखा था हमने कि हमने देखा था कि जो 99 रुपये हैं वो लगभग 1% के आसपास के लोगों के पास हैं, और 1 रुपया है वो इनमें बटा हुआ है 99 लोगों में। ऐसे भारत की स्थिति ऐसे वो, हालांकि अब चेंज भी हो रही है, लेकिन मोटा मोटा आइडिया लगा के ऐसे चलते हैं कि इतना पैसा तो अकेले 1% आबादी के पास में है, 99% पैसा, और 1% पैसा 99% आबादियों के बीच में। ये 1 रुपया नहीं बीच में, ये समझ में कि परसेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ऐसे बात कर रहे हैं। तो समाजवाद क्या कहता है, ये 99 भाई 1 लोग के पास क्यों है भाई, ये 99 से छीनो, इनको लगभग 1 दो, बाकी सबको 1 बांटो, इनके कहने का ऐसा है, ठीक। तो ये, लेकिन ये हिंसा की बात करते हैं कार्ल मार्क्स वाले कि हम हिंसा से लेके आएंगे, हम मार कूट के लेके आएंगे, नहीं होगा तो इन्हें मारना पड़ेगा, मार भी देंगे, ठीक है। लेकिन भारत का समाजवाद ऐसा नहीं कहता कि अंबानी अदानी को मार के पैसा नहीं छीना जाएगा, ठीक है। उसके लिए टैक्स की व्यवस्था है और चीज़ें, उन पर जो ज़्यादा पैसा कमाओ उसके लिए ज़्यादा टैक्स लग रहा है, ठीक है। उनसे CSR लिया जा रहा है, अलग अलग तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं, और गरीबों के हित में काम किया जा रहा है, रोड बनाई जा रही है, ठीक है, स्कूल खोले जा रहे हैं, मिड डे मील वगैरह सब प्रोग्राम चल रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना, ऐसी सारी बहुत सारी योजना सरकारी योजना चला रही है ना। तो सरकार पैसे खर्च कर रही है और उन लोगों से टैक्स ले रही है, आपसे टैक्स नहीं ले रही है, क्योंकि आप भाई गरीब में, आप लोगों के पास एक निश्चित आय बनी हुई है, उससे ऊपर नहीं जा रहा, तो आप टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं। तो सरकार ऐसे करके, हमारा समाजवाद ऐसे काम कर रहा है कि हम बिना हिंसा से ये सब जो बिल्कुल लेवल में लेके आएंगे, गरीब और अमीर को बराबर करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? हम आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे और पढ़ेंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया,
पंथ वो हमने देखा, हालांकि धर्म निरपेक्ष पहले एक शब्द लिखा हुआ था, हमने पीछे पढ़ा भी था कि धर्म निरपेक्ष की बात करी थी। हमने पंथ हमने देखा था, पंथ का मतलब होता है रास्ता और ईश्वर तक जाने का रास्ता, ये सामान्य रास्ता वाली बात नहीं है। तो हालांकि जब हम बात करेंगे फ्रांस की और वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे तो वहाँ चलता है रिलीजन, मतलब सेक्युलर का मतलब होता है रिलीजन से बिल्कुल तटस्थता, और रिलीजन का मतलब हमने धर्म निकाल दिया। तो यानी कह रहे हैं कि रिलीजन से बिल्कुल, यानी कि जो राज्य है, यानी कि राज्य का मतलब अब हम जब इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं तो राज्य का मतलब ये मत होता है कि आप यूपी राज्य, बिहार राज्य, ऐसे नहीं। राज्य का मतलब भारत एक राज्य होगा इंटरनेशनल लेवल पे। यानी क्या है, जब अगर ऐसे समझना, क्योंकि कई बार आपके उसमें भी आर्टिकल में भी कहीं ना कहीं, और जब आर्टिकल पढ़ेंगे उसके अंदर ऐसे लिखा होगा, या फिर कोई भी आप इंटरनेट पे कोई आर्टिकल पढ़ रहे होंगे तब भी आपको कहीं ऐसे राज्य वगैरह लिखा मिल जाए तो आप सोचोगे भारत राज्य क्या है। ये देखो, ये भारत, अगर ये भारत है, इसके अंदर राज्य है बहुत सारे, तो भारत एक देश है, ठीक है। इसके अंदर कितने राज्य हैं? 28 राज्य नहीं है, ये बता नहीं पा रहे, 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं, ठीक है। तो भारत यहाँ पे देश और राज्य ही हो गया जब हम भारत के स्तर की बात कर रहे हैं। जब हम वर्ल्ड मैप देखेंगे, इसमें भारत यहाँ है, यूएसए और कनाडा, ऐसे सब बहुत सारे देश हैं, रशिया है, फ्रांस, यूके सब है, ऐसे करके तब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो भारत एक राज्य है, ठीक। यूएसए एक राज्य है, बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ठीक है। ये फ्रांस एक राज्य है, फिर ये राज्य है। तो हम ये बात कर रहे थे कि पंथ निरपेक्ष बोल रहे थे, तो वहाँ तक राज्य की पंथ से बिल्कुल तटस्थता, यानी धर्म से तटस्थता। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करेंगे तो यानी कि राज्य में कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य सरकार अलग काम करेगी, धर्म अलग काम करेगी, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। वो सब लड़ाइयाँ हुई ना चर्च वर्च की सबकी, तो वैसे धीरे धीरे बनता है, हिस्ट्री में और देखेंगे आगे वाली क्लासेस में कि कैसे करके वहाँ पे तटस्थता आ गई धर्म से बिल्कुल, ठीक। वहाँ पे धर्म से और राज्य का बिल्कुल आपस में कोई लेना देना नहीं, एक दूसरे कोई भी हित बीच में नहीं टकराएंगे। हमारे देश में क्या है पंथ निरपेक्ष का मतलब, पंथ निरपेक्ष हमने लिखा था, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि हमारे देश में ऐसा नहीं होगा कि एक कोई धर्म बना लिया हमने अपना, कि हिंदू राष्ट्र ऐसा बोलते हैं ना, हिंदू धर्म हो गया भारत का धर्म, ऐसा नहीं हुआ, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख, एक धर्म नहीं बनेगा पूरे राष्ट्र का। बल्कि क्या करेगी जो सरकार है वो अलग अलग धर्म है जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध हैं, ये सब धर्म है, इनके हित में जो भी होगा वो करेंगे, ठीक है। उनके हित से योजना बनाएंगे, जो भी इनकी सेवा करनी हो इनसे मिलजुल के काम करेंगे, किसी भी एक के पक्ष में ज़्यादा नहीं करेंगे कि एक के पक्ष में कर दिया हमने, सिर्फ एक के पक्ष में करते रहे, हिंदू के करते रहे, हिंदू मुस्लिम को बिल्कुल त्याग दिया। यानी कि बहुत सारी योजनाएं, हर एक हमारे जो भी योजना लिखेगी उसका हर एक कोई लाभ उठा सकता है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन, बौद्ध, पारसी सब उठा सकते हैं लाभ, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पे वो योजना भी ऐसे नहीं निकाल सकते कि आप किस धर्म को कोई योजना बनाएं, ये फ्रांस वाली कंट्रीज है, सब वाली कंट्रीज़ में, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। हम और पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मोटा मोटा समझाना। पंथ निरपेक्ष मतलब ये हो गया। फिर हमने देखा था क्या, समाजवादी पंथ है, लोकतंत्रात्मक, फिर लोकतंत्र में प्रजातंत्र, हमने सब पीछे पढ़ा, उससे पहले राजतंत्र पढ़ा था हिस्ट्री वाली क्लास में, तो वही राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र ये बात है वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसिया हमने वर्ड समझा था, ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेसिया। और फिर हमने इसमें देखेंगे कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ठीक है, वो किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने ज़्यादा फेमस कर दिया था, लेकिन यूनानी विचारक थे क्लियन, उनका ये स्टेटमेंट था। ये सब देखेंगे। लोकतंत्र, क्लियन है ना, क्लियन, ये तो लिखा था ना क्लियन, का ली ऑन, ये यूनानी विचारक थे, इन्होंने बोला था जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। लोकतंत्रात्मक क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लेकिन बाद में अब्राहम लिंकन ने ये स्पीच दी थी यूएसए में जाके एक जगह पे, तो ये ज़्यादा फेमस हो गया था। लोकतंत्र की परिभाषा के रूप में इस सेंटेंस को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर हमने देखेंगे गणराज्य, वही रिपब्लिक की गण का राज्य हो गया, वो हम भी समझेंगे गणराज्य का मतलब क्या हो जाएगा। ये 5 शब्द हम देखेंगे। फिर बाद में न्याय थोड़ा बहुत समझ लेंगे, इतना इसमें बाकी सब समझ में नहीं आ रहा। सामाजिक न्याय देना हमें, कि समाज के स्तर पर क्या होगा कि किसी से भेदभाव नहीं करा जाएगा। समाज के स्तर पर क्या है कि समाज है, आपसे न्याय मतलब आपके साथ हम अन्याय कर रहे हैं, कि आप लड़कियां हैं तो लड़कियों को कम कुछ वेतन दे रहे हैं किसी प्रकार से, है ना। जब नौकरियां होती है तो लड़कियों को वेतन पे कम सैलरी पे रख लेते हैं, लड़कों को ज़्यादा सैलरी देते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है या शादी हो गई है तो उसको जॉब देने से बचते हैं कि इसको जॉब देंगे तो ये प्रेग्नेंट अभी हो सकती हैं, फिर इनको छुट्टी चाहिए होंगी, तब काम पे थोड़े आएंगे, तो वो उसका काम मरेगा या कोई दूसरा काम करेगा, है ना। तो ऐसे टाइम पे वो बचते हैं ऐसे लोगों को जॉब देने से या ऐसी छुट्टियाँ देने से बचते हैं। तो ये एक तरीके से भेदभाव चल रहा है, वो सरकार मनाही करती है इन चीज़ों की। तो सामाजिक न्याय तौर पर हम बिल्कुल बराबर होने चाहिए। आर्थिक तौर पर भी वाली सैलरी वाली बात इसी में घुस जाएगी, ये सब जो भी जुड़ेगा। और राजनीतिक तौर पे कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि भैया आप छोटी कास्ट के तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप प्रधानमंत्री का पद पे नहीं लड़ेंगे, या फिर आप सांसद नहीं बन सकते, या फिर आप लड़की हैं तो आप नहीं कर सकते। हालांकि व्यावहारिक तौर पर हम देखेंगे क्या हो रहा है, जमीनी स्तर पर देखेंगे, लेकिन लिखा क्या है पहले वो समझेंगे
और असलियत में जमीनी यथार्थ में क्या हो रहा है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो असलियत भी सामने आएगी धीरे धीरे कि हो क्या रहा है। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना सबकी स्वतंत्रता है कि आप किसी भी प्रकार से विचार कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया देश के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कि नॉर्थ कोरिया देश के बारे में लोग विचार भी करने से डरते होंगे। नॉर्थ कोरिया देश के बारे में थोड़ा बहुत सुना है कि वहाँ पे एक शासक ऐसा है कि वो हंसता है तो भाई सबको हंसना ही है, अगर जब वो हंस रहा है। ठीक है, अगर वो रो रहा है तो सबको रोना ही रहा है उस टाइम में। अगर एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो गई थी कि उसको हल्का सा रोना पड़ गया, आंसू आ गए थे, तो सबको नौटंकी करना पड़ा रोने के लिए कि हम भी रो लें, और क्योंकि ये रो रहे हैं या हमारे शासक रो रहे हैं तो हमें भी रोने की एक्टिंग करना चाहिए। अगर हम नहीं रोते हुए पाए गए तो फिर हम बिल्कुल रो ही जाएँ, रोने के लायक ही नहीं बचेंगे हम। ये बात समझ में आ रहा? तो वहाँ पे ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कुछ कि विचार की तुम कुछ भी सोच लो। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने शासक के बारे में सोचना है। वहाँ तो एक तरह ये है कि हर घर में उनके शासक, उनकी और उनके साथ दादा की, आई थिंक मेरे ख्याल से जो भी है, मतलब उन दोनों की तस्वीर होनी चाहिए हर घर में। उनके जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं कि हमारे मतलब मोदी जी ऐसे कहते हैं कि सब पूरे भारत में सबके घर में मोदी जी की तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे करके वो लगा नहीं होगी तो फिर वो जेल हो जाएगी, ये सब हो जाएगी। ऐसा तो यहाँ तो नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीडम हमें मिलेगी। हम इसलिए पढ़ेंगे भारत देश हमारे लिए क्यों अच्छा है। हम देखेंगे और देशों की तुलना करते रहेंगे, जब इस प्रस्तावना में सब देखेंगे तब और देशों की तुलना करेंगे कि यहाँ पर ऐसा है वैसा है, फिर हम देखेंगे भारत में बहुत जगह ऐसा है कि मतलब बहुत बढ़िया कि हम भारत क्या है, भारत देश क्या जैसे यहाँ ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया हो गए, यहाँ पर उत्तराखंड ऐसे करके, और ये सिक्किम वही सब अरुणाचल प्रदेश होके, और मान लो ये पाकिस्तान वाले एरिया, और ऐसे कर भारत है। तो बहुत बढ़िया जगह पैदा होगा। थोड़ा सा अगर इधर पैदा हो जाए पाकिस्तान में तो दिक्कत थी हमें, चीन में पैदा हो गया तो दिक्कत होती, म्यांमार में पैदा हो गया तो कोई भी दिक्कत। म्यांमार में कू चल रहा है, मतलब जो आर्मी है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है सरकार पे, ठीक है, तख्ता पलट कर दिया है, तो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर मर रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं, तो वहाँ बहुत दिक्कत है। फिर नेपाल में अपनी थोड़ी बहुत दिक्कत है। फिर भूटान, इससे पहले तिब्बत है, उधर दिक्कत चल रही है। इधर अफगानिस्तान चले जाओ, वहाँ पर दिक्कत है ही, तालिबान बैठ गए वहाँ पे आके। फिर ऊपर सब ये सब, मतलब कहीं भी आप देखोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत पाई जाएगी। और भारत में देखोगे कि बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून। जब और इनके बारे में और पढ़ लेंगे तो और अच्छा लगेगा कि बहुत जगह अच्छी जगह पैदा हो गए। अच्छी जगह में भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी जगह पैदा हो गए। हालांकि पूरा भारतीय देश अच्छा है, लेकिन हाँ और देश में अगर होते तो हमें बहुत सारे राइट्स हमारे कम हो गए होते। तो विचार की स्वतंत्रता हमें, तो ये बताएं, 2 तस्वीरें उनके घर में होनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ कोरिया के हर घर में ये 2 तस्वीर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी दूसरी बात ये बताते हैं कि अगर किसी घर में आग लग गई है तो आप अपने बच्चों को मत बताओ, आपको बच्चों नहीं बचाने, अगर आपने बच्चे मतलब, और तस्वीर बचानी पहले, ये तस्वीर बचा के बाहर निकलना है। उसके बाद अगर तुम्हें मर जाए, तुम्हारा घर बच रहा है, जल रहा है, तो बच्चे बचा लो, लेकिन पहले तस्वीर। एक ने क्या कर, आर्टिकल छपा था, ऐसी बात आई थी कि एक ने बस अपने बच्चे को पहले ज़्यादा बचाया तो तस्वीर नहीं बचा पाया, उसको जेल कर दी गई, आई थिंक मार दिया जो भी, लेकिन जेल कर दी, उसको सज़ा दी गई कि आपने तस्वीर कैसे जलने दी। एक ने तस्वीर बचा ली तो उसको अवार्ड दिया गया था, उसने अपने घर में सामान वगैरह जलने दिया। तो ऐसा कर वहाँ पे आपको सोचने की इसी आज़ादी नहीं, इस हिसाब से जब वो चलते हैं तो समझ में नहीं आता कि लोगों को जो साथ में कि हंसना है, हमें रोना है, कब हंसना है, कब करना है, कि हमें ज़्यादा तो हाथ नहीं हिला देने इनके सामने, या हम कॉलर वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति है वहाँ पे। अभिव्यक्ति का मतलब वही है कि अभिव्यक्ति मतलब अपने आप को अभिव्यक्त करना कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, हम क्या खुल के बोले, बोलते ना, खुल के बोलो क्या बोल रहे हो। अब भाई पे कई बार खुल के बोल देते तो इंसान को बुरा लग जाता, सामने हमारे यहीं बुरा लग जाता है। ठीक है, कुछ देर से ज़्यादा खुल के बोल दे तो वो सज़ा दे देंगे, सज़ा तो ज़्यादा खुल के बोल रही है, ये बात समझाए। तो हमारे देश में खुल के बोल सकते हैं, किसी को बुरा लग जाए थोड़ी देर बुरा लगे, अलग हो जाए, लेकिन उसके लिए वो जेल नहीं करवा देगा आपको। ठीक कि भैया ने हमने खुल के बोल दिया, हमें बुरा लगा, इसको डालो जेल में, ऐसा नहीं। लेकिन कई जगह है कि आप जहाँ खुल के बोलोगे, जैसे पहले हमने देखा था हिस्ट्री वाली क्लास में, देखा जदार बोनो वो लोग थे, उन्होंने खुल के बोल दिया कि भैया पृथ्वी जो है वो घूम रही है, सूरज नहीं घूमना चारों तरफ, उन्होंने खुल के बोल दिया, उन्होंने कहा इसको 2 मृत्युदंड। आ रही बात समझ। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे भारत में है कि आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो। विश्वास, आप किसी भी चीज़ में विश्वास रख सकते हो। आपको इस कलम में विश्वास रखना है, इस मार्कर में विश्वास रखना है कि हमारे लिए यही बहुत बढ़िया है, इसने हमारे यहाँ कितना काम बनवाया, रखो विश्वास, कोई नहीं, आप इसको पूजा करने लगो, कोई तकलीफ नहीं है, आप कोई रोकेगा, है ना, ये है। लेकिन और किसी देशों में जैसे नॉर्थ कोरिया में इसके सिवा किसी को पूछा तो अब गए, तो विश्वास की बात हो गई। फिर धर्म की बात ये है कि आप किसी भी धर्म को मानो और फिर किसी भी धर्म को ना भी मानो। अगर आपको लग रहा है कि मैं हिंदू नहीं कहलाऊंगा, मैं ठीक है नास्तिक, हालांकि हम जब देखेंगे दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे नास्तिक का मतलब क्या हो गया, जो वेदों को नहीं मान रहा है, और जो वेदों की नीतियों को मानना है वो आस्तिक हो गया। लेकिन नास्तिक का मतलब ज़्यादा जोड़ लेते हैं किससे, कि भगवान को नहीं मानना, अन्ना मानना। ठीक है, फिर हम इनके बारे में एक बार ये भी देखेंगे। भगत सिंह बोलते हैं वाई आई एम एन एथीस्ट, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह ने भी एक किताब लिखी थी, बहुत फेमस थी, उन्होंने बताया कि मतलब उनके कहने को लगे कि अगर भगवान ने ये सब दुनिया बनाई है
तो फिर ये सब पीड़ा, क्योंकि उस टाइम वो सब कैद थे ना, हमें गुलाम बने हुए थे, तो इतना अंग्रेज वगैरह अत्याचार वगैरह कर रहे थे, तो वही सब उनका कहने वाला मोटा मोटा यही था, सार ये था कि ये सब लोग अगर भगवान होते तो भगवान अपने ही लोगों पे इतने अत्याचार थोड़ी ना होने देता, इसका मतलब भगवान है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं नास्तिक अपने आप को बोल दे रहा हूँ। अगर भगवान होता तो अपने लोगों पे ऐसे अत्याचार थोड़ी होने, क्योंकि अंग्रेज लोग ऐसे ना खाली थप्पड़ मार के जेल में भेज देते थे, बहुत बुरी बुरी तरीके से अत्याचार करते थे, ठीक है, और ऐसे करते थे ऐसा नहीं, बहुत दर्द होता था, उस प्रकार से करते थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक लिख दी, मैं नास्तिक क्यों, बता दिया कि मैं नास्तिक भाई इसलिए हूँ क्योंकि अगर भगवान अगर होता तो अपने जैसे लोगों पे इतना अत्याचार नहीं होने देता। ठीक, ऐसे हम समझेंगे आस्तिक नास्तिक के बारे में भी। फिर उपासना, वही बात है, किसी की आप उपासना कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्रता है, ये बात है, स्वतंत्रता की बात समझ में आई। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, कि कहीं भी कोई बात आ रही है तो आप दोनों में अवसर हर एक को मिलेगा मौका, ये नहीं कि भैया इस नौकरी पर सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं। हालांकि फिर इसमें आरक्षण के मुद्दे भी घुस जाते हैं बीच में कि भाई आपको 100 नंबर लाने पड़ेंगे, आपको 90 लाने पड़ेंगे, आपको 85 लाने पड़ेंगे, आपको 60 पे भी नौकरी मिल जाएगी, आपको 55 भी मिल जाएगी, वो अलग की बात है, लेकिन नौकरी के लिए सब अप्लाई करेंगे, ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि अवसर सबको मौका मिलेगा, प्रतिष्ठा सबकी बराबर है। फिर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र, व्यक्ति की गरिमा बनी रहेगी, आप किसी भी चलते हो किसी से ऐसे नहीं बोल सकते अरे तू काला है, अरे तू गोरा है, या फिर अरे तुम बहुत छोटे हो बौने, ऐसे कोई अपशब्द यूज़ करोगे तो उसकी एक गरिमा बनी हुई है, उसकी गरिमा आपको हाथ करोगे तो वो हो सकता है आप पे एक केस कर सकता है। ठीक है, ये व्यक्ति गरिमा होगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता भी आपको बनाए रखनी है कि राष्ट्र की एकता ना तोड़ो, कि आप सोचो अरे ठीक है इतना एरिया हमारा हो गया, अब हम देश तोड़ देना, जैसे देश तोड़ने की बात करिए, खालिस्तान वाली लोग बात कर रहे हैं, तो ये आप राष्ट्र की एकता को तोड़ रहे हैं, अखंडता को तोड़ रहे हैं, कि राष्ट्र अखंड है, जुड़ा हुआ है, आप उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। और राष्ट्र के अंदर जो लोग अपने मिलजुल के रह रहे हैं, एकता बना के रह रहे हैं, आप उनमें भड़काओ, कुछ भड़काए वाले बयान दे रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, उनकी एकता को भंग कर रहे हैं, तो आप पे कुछ केसेस वगैरह किए जाते हैं। तो इनको अखंडता और एकता को बनाए रखना है। फिर बंधुता, वही भाईचारा, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, आपस में मिलजुल के भाईचारा और इसको बढ़ाने के लिए। ठीक, और अपनी संविधान सभा में आज वो लोग बताते हैं ऐसे करें, मतलब पूरा संविधान जब बना लिया तब एक शपथ टाइप में घोषित करी कि भैया हम ऐसे करते हैं, और अपनी संविधान तारीख थी 26 नवंबर 1949। तो बात ऐसी हुई थी, हम जो पढ़ेंगे 26 नवंबर 1949। फिर संविधान, ऐसे क्वेश्चन भी बनता है कि संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950, ये क्वेश्चन भी एक आता है, और 26 नवंबर 1949 भी आता है। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 तक बन गया था, पूरा बन गया, उन्होंने शपथ ले ली, प्रस्तावना बना दिया कि भैया अंगीकृत अधिनियमित आत्मनिर्भर कर दें, संविधान बन गया, सबने साइन कर दिए, अब लो संविधान, आप चलाओ इससे शासन। लेकिन क्या हुआ फिर 26 नवंबर 1949 को बन तो गया, लेकिन एक हम बात करेंगे, जब गणराज्य को पढ़ेंगे धीरे धीरे पीछे हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें बात करी थी कि 26 जनवरी 1949 को ये आज़ाद होना था हमारा देश, ऐसी बात की 26 जनवरी 1950 को देश आज़ाद होना चाहिए था। सॉरी 1950 नहीं, उन्हें वो पीछे की डेट है, लेकिन 26 जनवरी को हम अपने देश को आज़ाद कराना चाहें, नेहरू जी चले थे मार्च लेके, उन्होंने सोचा कि इस बार आज़ाद हो जाएगा, मौका मिल जाएगा हमें। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे, उद्देश्य का प्रस्ताव आया था, सब कुछ पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि 26 जनवरी पहले डेट होने वाली थी, तो लेकिन 26 नवंबर तक तो ये बना लिया, तो वो पुरानी डेट थी, उसके याद के चक्कर में कि हमने कहा ठीक है अभी लागू नहीं करते हैं, अभी चलो आपने बना लिया तो कुछ भाग लागू करते हैं, तो कुछ भाग लगभग 16 के आसपास उपबंध, ऐसे करके कुछ आसपास 16 के आसपास उपबंध उस टाइम लागू कर दिए 26 नवंबर को। फिर ये डेट हमें याद रखनी थी, तो इस डेट को हमने आगे कर दिया। ठीक, लेकिन 26 नवंबर को हम चाह रहे थे आज़ाद हो जाए, हुआ तो नहीं, वो उन्होंने आज़ादी दिया 15 अगस्त को, इसलिए 15 अगस्त को हम लोग कह दिया स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी को क्या बोल दिया हमने, गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो हम गणराज्य तभी बनाने वाले थे, लेकिन अगर वो उसी दिन हमें आज़ादी कर देते तो आज हमारा आज़ाद स्वतंत्रता दिवस भी क्या होता, 26 जनवरी हमारा स्वतंत्रता दिवस होता, लेकिन वैसे हो नहीं पाया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि ये आगे से जंप क्यों कर गए, आगे बात समझ में। तो ये सब एकता अखंडता हो गई, फिर ये तारीख ये हो गई, फिर उसके बाद में अंगीकृत वही अडॉप्ट कर लिया, फिर इनेक्ट कर दिया और आत्मर्पित, अपने आप को समर्पित कर दिया। अब हम इसके जो इसकी बातें लिखी उसको मानेंगे, मान रहे हैं नहीं मानना वो हम देखेंगे कि हम आगे मान रहे हैं नहीं मानना, एक एक चीज़ जैसे पढ़ेंगे। फिर संविधान के भाग पढ़ेंगे, तो भाग की तुलना, जैसे भाग 3 पढ़ेंगे तो उसमें अधिकार पढ़ेंगे हम, तो अधिकार में फिर ये शब्द टकराएंगे बीच बीच बार बार कि अधिकार हमारे क्या क्या हैं और ये क्या क्या कह रहे हैं हमसे। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार जब आएगा उसमें, तो स्वतंत्रता का अधिकार में हमें क्या क्या स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्रस्तावना बता रही है, और स्वतंत्रता का अधिकार हमसे क्या कह रहा है, ये सब हम देखेंगे उसमें अगली क्लास में। ये चीज़ समझे, ये पूरा प्रस्तावना का मतलब खाली याद तो होनी चाहिए आपको, उसके अंदर की डिटेलिंग भी समझ में आनी चाहिए। वो 5 जो शब्द है, संपूर्ण, प्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन 5 शब्दों को बहुत अच्छे से हम लिखेंगे भी, समझेंगे भी। और ये न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, समता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, ये ध्यान रखना है। ठीक, और पूरा आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। आगे इंग्लिश में लिखोगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल्ड, ऐसे करके लिखा होगा, लेकिन हमें इंग्लिश में इनके नाम ध्यान होनी चाहिए। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, सेक्युलर, और संपूर्ण, प्रबुद्ध, संपन्न का मतलब क्या होता है, सोवरेन। ठीक, ये चीज़ ध्यान है। अब हम देखेंगे अगली क्लास में, चलो इतना ही ठीक है।